हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मुस्लिम मैरिज। इसमें हमें 6 सब टॉपिक हैं, उसको पढ़ना है। उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इसेंशियल्स हैं और मोटा मैरिज क्या होती है मुस्लिम मैरिज में। नेक्स्ट हमें देखना है कि इसका नेचर क्या होता है, मुस्लिम मैरिज का नेचर क्या होता है। इस पे कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये समझना होगा। इसमें 2 तरह के व्यू हैं। एक तो कुछ लोगों का मानना है कि ये प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें सारे ही कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हैं। ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, ये महर और डावर को कंसिडरेशन की तरह ले रहे, ठीक है। और दूसरा है, ये मानते हैं कि ये सैक्रामेंट है। तो ये जो व्यू है सिविल कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो जस्टिस महमूद और मुल्ला के हिसाब से, इन लोगों के हिसाब से ये प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम मैरिज। पर कई लोगों के हिसाब से ये सेक्रामेंट भी है। तो कई सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट तो हैं कॉन्ट्रैक्ट की, जैसे ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगी, कंसिडरेशन होगा, और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्योरली इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि कंटिजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है अंडर सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कोई कंपनसेशन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉमन है, पर ये पूरी तरह से सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और कुछ लोगों के हिसाब से ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि जस्टिस महमूद है, मुल्ला। तो ये एक तरह से हमें जो स्टेटमेंट कंक्लूड करके निकाला है इससे, वो ये है कि ना ही ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है प्योरली, और ना ही ये सैक्रामेंट है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज। ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज में क्या है? लीगलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर द पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट। नेक्स्ट है प्रोक्रिएशन एंड लेजिटिमाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड सोशल लाइफ। ठीक है, तो ये मेन पर्पस है आपका मैरिज का। नेक्स्ट है कि एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स क्या है मुस्लिम मैरिज में। तो वो ये है कि पार्टीज, जो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज है वो होना चाहिए, वैसे मेजर होनी चाहिए, पर अगर वो माइनर है तो उनके बिहाफ में कंसेंट कौन देगा? गार्जियन देगा, ठीक है। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज होना चाहिए। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज मतलब कि वो ना ही जो कंसेंट है उनकी कोर्जन से कॉज नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड से कॉज नहीं होनी चाहिए, और मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। ये तीनों एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तब वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी पार्टी की। अगर इस तरह से है, कंसेंट किसी दबाव में आके दिया गया है, तो वो वैलिड निकाह नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटीज एंड सेरेमनीज ऑफ द मैरिज आर ड्यूली कंप्लीटेड। जैसे कि ऑफर है, ऑफर होना चाहिए ग्रूम की तरफ से, एक्सेप्टेंस होगा आपका ब्राइड की तरफ से। ऑफर को ये लोग बोलते हैं इज्ब, एक्सेप्टेंस आपका क्या है? कबूल। और ये दोनों मिला के क्या बनता है? अक्द, विच इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अक्द कॉन्ट्रैक्ट। कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि अक्द क्या चीज है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को ही ये लोग अक्द बोल रहे हैं। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन। ऐसी ही मैरिज वैलिड मैरिज मानी जाएगी, वॉइड नहीं होगी, जो कि जिनमें कोई भी इस तरह का प्रोहिबिशन ना हो। पहले तो हमें समझना होगा कि ये 2 प्रोहिबिशन है क्या। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन जो होता है वो मैंडेटरी प्रोहिबिशन होता है, मतलब कि ये है, अगर ये प्रोहिबिशन है तो इसमें फिर शादी वॉइड ही होगी, चाहे वो सिया लॉ हो चाहे वो सुन्नी लॉ हो। ये दोनों ही सेक्ट्स में, सिया सुन्नी में, ये मैरिज वॉइड होगी। पर ये जो रिलेटिव प्रोहिबिशंस है वो शिया में तो वॉइड होगी, पर अगर ऐसी शादी आपकी सुन्नी लॉ में पाई जाती है तो वो इर्रेगुलर होगी। अगर मान लीजिए इर्रेगुलरिटी को हटा दिया तो शादी वैलिड हो जाएगी, ठीक है। अब होते क्या है ये प्रोहिबिशन, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पहला तो एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव प्रोहिबिशन। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में क्या होता है? कंसंगुनिटी, एफिनिटी, फॉस्टेज, 3 टाइप के आपके प्रोहिबिशंस है। कंसंगुनिटी मतलब कि बाय ब्लड, जो ऐसे रिलेशन हैं बाय ब्लड कनेक्टेड हैं, ठीक है, बाय ब्लड कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं कुराबत। और दूसरा है एफिनिटी। एफिनिटी मतलब कि जो मैरिज से रिलेटेड हैं, ठीक है।
मैरिज, तो ये इसको बोलते हैं मुशारत। ठीक, नेक्स्ट है फॉस्टरेज। फॉस्टरेज मतलब बाय मिल्क, ऐसे रिलेशन जो बाय मिल्क कनेक्टेड है, तो इनको बोलते हैं रिजा। अब मैं इसके एग्जांपल दूंगी जिससे आप क्लियरली समझ जाओ कि किन रिलेशंस को ये प्रोहिबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट है अनलॉफुल कंजंक्शन। अनलॉफुल कंजंक्शन वो होता है कि मान लीजिए दो सिस्टर्स हैं, वो अगर एफिनिटी, कंसेंगुनिटी और फॉस्टरेज से किसी तरह से कनेक्टेड हैं, इन तीनों तरह से रिलेशन से, और सेम टाइम में एक ही आदमी ने दोनों से शादी कर ली, तो वो अनलॉफुल कंजंक्शन होता है। ये एक एग्जांपल है अनलॉफुल कंजंक्शन का। ठीक है, और अनलॉफुल कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट है मैरिंग विद फिफ्थ वाइफ। अगर पांचवी शादी भी आप करते हो तो वो आपका रिलेटिव प्रोहिबिशन है। फिफ्थ मैरिज आपका शिया में तो वॉइड होती है और सुन्नी में ये इर्रेगुलर होती है। ठीक है, इरेगुलर। एब्सेंस ऑफ विटनेसेस में शिया में तो मैरिज के टाइम पे कोई विटनेस नहीं चाहिए, डिवोर्स के टाइम पे विटनेस चाहिए, पर सुन्नी में विटनेस आर रिक्वायर्ड, और अगर नहीं है विटनेस तो शादी इरेगुलर मानी जाएगी। ठीक है, अगर वुमेन अंडरगोइंग इद्दत है, इद्दत के दौरान आपने शादी कर ली, तो शिया में ये जो मैरिज होगी वॉइड होगी और सुन्नी में ये मैरिज इरेगुलर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये तीनों को रिलेशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेंगुनिटी, ये जो तीन प्रोहिबिशंस हैं एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस के, ये पहला कंसेंगुनिटी, दूसरा एफिनिटी, तीसरा फॉस्टरेज। ठीक है, तो कंसेंगुनिटी में क्या है कि ऐसे शादी जो ब्लड रिलेशन में है, तो पहले क्या बोल रहे हैं, इसका जो पहला लॉ है वंस ओन असेंडेंट और डिसेंडेंट। अ मुस्लिम कैन नॉट मैरी विद एनी ऑफ हिज और हर फॉलोइंग रिलेशंस, वंस ओन असेंडेंट और डिसेंडेंट हाउ हाई सो एवर। असेंडेंट डिसेंडेंट पता ही है कि हमारे की नीचे जनरेशन डिसेंडेंट हुई, ऊपर वाली असेंडेंट हुई। तो मान लीजिए कोई भी है, कोई भी लड़की है, तो वो अपने ही फादर, फादर के फादर और उससे भी जो दादा परदादा, इनसे शादी नहीं कर सकती। दूसरा बोल रहे हैं डिसेंडेंट ऑफ वंस फादर एंड मदर हाउ लो सो एवर, मतलब हाउ लो सो एवर, कितनी भी नीचे जनरेशन में हो उनसे वो फादर मदर के डिसेंडेंट से शादी नहीं कर सकती। दूसरा बोल रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ वंस असेंडेंट हाउ हाई सो एवर, मतलब कि ब्रदर एंड सिस्टर्स असेंडेंट, मतलब कि बुआ से, मौसी से, इन लोगों से शादी नहीं हो सकती, या भतीजे से, इस तरह के रिलेशंस में शादी नहीं हो सकती। ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। दूसरा आ जाता है आपका एफिनिटी, रिलेशन बाय मैरिज। मैरिज में भी इस तरह के प्रोहिबिशंस है कि असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ वंस वाइफ और हस्बैंड, मतलब अगर मैं हूं तो मैं हस्बैंड की असेंडेंट और डिसेंडेंट से शादी नहीं कर सकती, मतलब जो उनके एक जनरेशन ऊपर है उनके फादर, और जो जनरेशन जो नीचे आते हैं उनसे भी शादी नहीं कर सकती। दूसरा है वाइफ और हस्बैंड्स ऑफ वंस असेंडेंट और डिसेंडेंट। मान लीजिए कोई भी हस्बैंड है तो वो अपनी मदर इन लॉ से शादी नहीं कर सकता। तो ये सारे रिलेशंस आपकी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है फॉस्टरेज, रिलेशन बाय मिल्क। Anyone who is prohibited on the ground of consanguinity and affinity is also prohibited by reason of fosterage. मान लीजिए फॉस्टर मदर होती क्या है ना, जैसे ये कोई एक फैमिली है, ये फादर है, मदर है, इनका सन हुआ, और ये किसी तरह से ये जो मदर है ये फीड नहीं कर पा रही, तो इन दूसरी ही पैरेलली इनकी एक कोई और फैमिली है, चाचा ताऊ जो भी होंगे, फादर मदर, ठीक है, और यहाँ पे इनके भी अपने बच्चे हैं। तो अगर ये जो है सन, और ये यहाँ पे इनकी एक डॉटर भी रखो, तब समझ में आएगा इजीली ये एग्जांपल। अगर ये इस सन को, इस फैमिली वन के सन को इस मदर ने अपना फीड कराया, तो ये इनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इसकी फॉस्टर सिस्टर हुई, फॉस्टर सिस्टर मानी जाएगी। ठीक है, और ये जो पूरी फैमिली है, सेकंड फैमिली, ये इसकी फॉस्टर फैमिली मानी जाएगी, ये वाली फैमिली। तो ऐसे रिलेशंस में शादी प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ मैरिजेस अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। मैरिजेस का कितनी तरह की मैरिजेस होती है मुस्लिम मैरिजेस में?
वो भी अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। पहला है वैलिड, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हैं, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, फ्री विल है, और एज भी सही है अकॉर्डिंग टू जो इनका मुस्लिम लॉ है, तो वो मैरिजेस जो होंगी वैलिड होंगी, उनको बोलते हैं सही। नेक्स्ट है वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिजेस ऐसी मैरिजेस जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है, तो वॉइड मैरिजेस हो गई बाटिल। नेक्स्ट है इरेगुलर और इनवैलिड मैरिज, उसको बोलते हैं फासिद। नेक्स्ट कुछ मैंने ग्राउंड्स पर डिफरेंस ले रखे, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं शिया सुन्नी लॉ में, कई सारे ग्राउंड पे, पर मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ यहाँ पे पीपीटी में लिखा है। विटनेस अगर प्रेजेंट होना चाहिए, शिया लॉ में मुस्लिम की उसकी विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सुन्नी लॉ में क्या होता है कि 2 मेल या फिर 1 मेल प्लस 2 फीमेल विटनेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर वैलिड निकाह। टेम्परेरी मैरिजेस जैसे मूटा मैरिज होती है शिया लॉ में, वो मैरिज यहाँ पे शिया लॉ में परमिटेड है, पर इसमें सुन्नी लॉ में परमिटेड नहीं है। मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, मतलब कोई यात्रा के दौरान जो आप हज वज पे जाते हो या और कोई इनकी जो यात्रा होती है उसमें अगर शादी होती है तो ये इसमें प्रोहिबिटेड है शिया लॉ में, और यहाँ पर सुन्नी लॉ में वैलिड है। मैरिज विद अ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, इद्दत के दौरान अगर शादी होती है तो शिया में ये प्रोहिबिटेड है, पूरी तरह से वो वॉइड मैरिज होगी, और यहाँ पर ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड नहीं है, ये इरेगुलर मैरिज में आता है। नेक्स्ट है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय यूज ऑफ द टर्म्स तफवीज ऑफ निकाह और देयर ग्रामेटिकल वेरिएशंस, मतलब इनका एक फॉर्म है, उस हिसाब से ही इनका ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सुन्नी लॉ में नीड नॉट बी इन एनी पर्टिकुलर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा मूटा मैरिज। मूटा मैरिज ये होता है कि मैरिज फॉर प्लेजर या फिर मैरिज फॉर एंजॉयमेंट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहले मैरिज होती है तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस आता है, ठीक है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जो पार्टीज हैं उन पे राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं लगेगा, ना वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकती है, ना ही हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर्टी में से क्लेम कर पाएगा। तो ये है, ये सारी चीजें होती है। और अगर कोई भी मैरिज है वो टेम्परेरी, एक सेकेंड, तो इस तरह की शादी में, मोटा मैरिज में जो आपकी टेम्परेरी यूनियन होती है मेल और फीमेल का, तो उसमें क्या होगा कि एक ड्यूरेशन होती है, फिक्स ड्यूरेशन होती है, उसके लिए ये लोग शादी करते हैं। उस टाइम पीरियड के बाद शादी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। अगर ये टाइम पीरियड इन्होंने फिक्स नहीं किया है, और मतलब फिक्स ही नहीं किया है, कोई टाइम ही नहीं रखा है, और दोनों रह रहे हैं, तो वो जो मैरिज होगी फिर परमानेंट बन जाएगी, ठीक है, तब वो मोटा मैरिज नहीं रहेगी। और ये सब कुछ चीजें हैं जो मोटा मैरिज में है, वो हमें डिस्कस करना है। फॉर्म क्या होता है, एक तरह से टेम्परेरी मैरिज होती है। सब्जेक्ट इसका क्या होता है कि जो मेल और फीमेल हैं वो जो टेम्परेरी इनकी मैरिज रहेगी, अगर इन लोगों ने टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया तो वो परमानेंट फॉर्म की मैरिज होगी। इसमें सब्जेक्ट में अगर हम डिस्कस करें तो ये वैलिड तो वैसे सिर्फ शिया लॉ में होती है मोटा मैरिज, ठीक है, शिया लॉ में ही होती है। पर ये शादी कर किन किन से सकते हैं, क्रिश्चियन से कर सकते हैं, ज्यूस से कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, ये क्रिश्चियन, ज्यूस और किसी भी मुस्लिम वुमेन से शादी कर सकते हैं, और ऐसे जो कि फायर वर्शिपर वुमेन होगी बट नॉट विद द फॉलोअर ऑफ एनी अदर रिलीजन, मतलब फायर वर्शिपर से भी ये शादी कर सकते हैं, फायर वर्शिपर, पर किसी और रिलीजन के जो फीमेल है उनसे ये शादी मोटा मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है। टर्म की बात है तो टर्म में हमने डिस्कस ही कर लिया कि अगर टर्म स्पेसिफाइड है तो ठीक है, तब तो वो ऑटोमेटिक शादी डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर स्पेसिफाइड नहीं है तब वो क्या होगी, परमानेंट फॉर्म की मैरिज होगी, वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। द डावर इसमें क्या होता है कि जो डावर है, अगर शादी कंजुमेट हुई है तब तो फुल डावर उसको विमेन को मिलेगा, और अगर शादी कंजुमेट नहीं हुई है तो उसको हाफ डावर मिलेगा, अगर इन केस वो शादी पहले रिप्यूडिएट करती है, पहले छोड़ती है और विमेन तब। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो मोटा मैरिज के
इसेंशियल जो हैं, जो बेसिक है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई ऐसा पीरियड, नो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन ऑफ मोटा मैरिज ऐसा है, और नो लिमिटेड नंबर ऑफ वुमेन है जो इसमें स्पेसिफाइड है कि आप 5 ही शादी करोगे या आप 4 ही शादी करोगे, कितनी भी मोटा मैरिज कर सकते हो। और इनका कोई राइट जो है इनहेरिटेंस का नहीं आता, ठीक है, दोनों ही तरफ से। अगर इन लोगों ने ऐसा कोई एग्रीमेंट खुद में कर लिया है कि भाई नहीं हम इनहेरिट करेंगे, तब तो ठीक है, वरना ऐसे कोई म्यूचुअल कोई राइट नहीं आता, ना वाइफ के पास ना हस्बैंड के पास, कि वो दोनों की प्रॉपर्टी में से इनहेरिट करें। तो ये सारी चीजें हमारी थी, बेसिक जो थे इंग्रेडिएंट्स। और जो चिल्ड्रंस होते हैं ये लेजिटिमेट चिल्ड्रंस होते हैं। हाँ, इस मैरिज से जो भी होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, लेजिटिमेट चिल्ड्रन होंगे, इनके पास होगा राइट इनहेरिट करने का, ठीक है। लेकिन मदर और जो फादर है वो एक दूसरे की इसमें प्रॉपर्टी में से नहीं करेंगे इनहेरिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी है, मुझे आगे किन टॉपिक पे बनाना चाहिए। वैसे धीरे धीरे करके कई सारे टॉपिक जो ला करके मैं पूरा मुस्लिम लॉ डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। थैंक यू।